Hello dear students, welcome to digital learning platform of Winsome International School. Today we are going to start class 10th chapter 1st history के जो चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ओलंपियाड और इंटरनेशनल लेवल पर वो सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. लेट्स गेट स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए. Who made the famous remark when France sneezes, the rest of Europe catches cold? अब ये किसका है सेंटेंस? किसने बोला है कि जब भी फ्रांस छींकता है तो पूरे के पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता है? ऑप्शन है ए मैटरनिक, बी मैजिनी, सी गैरीबोल्डी एंड डी लुइस फिलिप. अब बात करते हैं ऑप्शन की. जो डी ऑप्शन है वो है लुइस फिलिप जो किंग था, यानी इनसे कोई लेना देना नहीं है. नेक्स्ट है गैरीबोल्डी एंड मैजिनी, ये दोनों रेवोल्यूशनरीज थे, इनका भी कोई लेना देना नहीं है. बात आती है ड्यूक मैटरनिक. जो ये वर्ड है फेमस रिमार्क, ये ड्यूक मैटरनिक का है. इसको थोड़ा जो रेवोल्यूशनरीज थे उससे थोड़ा इरिटेशन होता था, उसी के रिगार्डिंग इसने बोला है कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल वाज साइन इन. तो ऑप्शन है हमारे पास ए 1835, बी 1735, सी 1834 और डी 1832. सबसे पहले इसके आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. जो कंस्टेंटिनोपल की ट्रीटी साइन हुई थी वो 1832 में हुई थी. नेक्स्ट बात करते हैं 1835. तो 1835 में ब्रिटेन, किसकी बात कर रहा हूं मैं? ब्रिटेन एंड स्पेन के बीच में एक एग्रीमेंट है जो रिन्यू हुआ था. क्या हुआ था? एक एग्रीमेंट है जो रिन्यू हुआ था, वो स्लेव्स के अंडर में था. किसके अगेंस्ट में था? सॉरी, स्लेव के अगेंस्ट में जो एग्रीमेंट था वो रिन्यू हुआ था. किसके बीच में? ब्रिटेन एंड स्पेन के बीच में. नेक्स्ट है 1735. तो 1735 में ट्रीटी ऑफ गांजा हुई थी. क्या हुआ था? जिसको ट्रीटी ऑफ गांजा बोलते हैं वो हुई थी. कब हुई थी? 1735. ये हुआ था रशियन एम्पायर. किसके बीच में? रशियन एम्पायर और पर्सिया के बीच में. किसकी बात कर रहा हूं? रशियन एम्पायर एंड पर्शिया के बीच में 1735 में ट्रीटी ऑफ गांजा साइन हुई थी. नेक्स्ट बात करें 1834. तो 1834 में यूरोप के अंदर एक यूनेशन होता है. किसका? कस्टम ड्यूटी का. किसका? कस्टम ड्यूटी का, जिस पूरे को जोल्वरिन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? जोलेवरिन कहते हैं. ये बेसिकली क्या था? ये पूरे के पूरे जितने भी टैक्स था उस सब का एक कंबाइंड फॉर्म था, जिसमें सिर्फ अलग अलग टैक्स ना लेकर एक ही तरह का टैक्स लोगों से लिया जाएगा. तो एक जोल्वरिन पूरा यूनेशन थी जो साइन हुई थी. कब स्टेबलाइज हुई थी? 1832 में स्टेबलाइज हुई थी. अंडरस्टैंड? ओके. तो नेक्स्ट देखते हैं. The famous Italian revolutionary Giuseppe Mazzini was born in dash in 1807. सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जो जूसेपी मैजिनी है बोर्न कब हुए थे? हुए थे 1807 में. अब ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन क्या है? ए ट्यूरिन, बी रोम, सी जिनोवा एंड डी अटलांटा. तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. जिनोवा में बोर्न हुए थे. कौन? रेवोल्यूशनरी जूसेपी मैजिनी. अब जैसे ही जूसेपी मैजिनी का नाम आता है तो साथ में एक और है गैरीबोल्डी. क्या नाम है? गैरीबोल्डी का आपने नाम सुना है. उनका जो बर्थ प्लेस है वो फ्रांस ही है, ध्यान में रखें. कहां है बर्थ प्लेस? फ्रांस है. नेक्स्ट, जूसेपी मैजिनी फाउंडेड द सीक्रेट अंडरग्राउंड सोसाइटी नेम्ड यंग यूरोप. अब जूसेपी मैजिनी जो अंडरग्राउंड सोसाइटी क्रिएट की थी, नेम करा है उसका यंग यूरोप. अब वो कहां थी? ऑप्शन ए मार्सेलिस, बी बर्न, सी वियना एंड डी ब्रसेल. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी बर्न. अब बात आती है बर्न है कहां? तो ये बर्न जो है वो जर्मनी में है. कहां है? जर्मनी में.
और एक बर्न्स नाम की म्युनिसिपालिटी और है, वो कहाँ है? वो स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। डैश बिलीव्ड दैट स्टेबलाइज्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी शुड बी प्रिजर्व्ड। यानी इसमें बात ये कर रहा है जो ओल्ड ट्रेडिशनल है वो सोसाइटी वो प्रिजर्व करनी चाहिए। वो कौन से रूल के अंडर में था? ऑप्शन ए कंजर्वेटिव्स, बी लिबरल्स, सी डेमोक्रेट्स एंड डी नन ऑफ दो। अब बेसिकली जो लिबरल्स और डेमोक्रेट्स है ये दोनों के दोनों लिबर्टी यानी फ्रीडम के साथ चल रहे थे, फ्रीडम के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे। बट जो कंजर्वेटिव रूल था उसमें ही सारे सेंसरशिप लॉ लगे थे। उसमें बोला जो ट्रेडिशनल चल रहा है, पुराना जो चल रहा है, जिसमें स्लेव वगैरह सब कुछ है, वो प्रिजर्व होना चाहिए, है ना। तो वो रूल कौन सा था? वो कंजर्वेटिव रूल था। हमने पढ़ा भी है यूरोप वाले चैप्टर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। द बर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज रिस्टोर्ड टू पावर आफ्टर साइनिंग द ट्रीटी ऑफ। अभी तब की बात कर रहे हैं जो बर्बन डायनेस्टी, वो जिसको नेपोलियन ने बुरी तरह से डिफीट कर दिया था, है ना। पूरी की पूरी जो बर्बन डायनेस्टी है उसको डिफीट कर दिया था। बट ये सारे के सारे वापस पावर में आए। कब आए? कौन सी ट्रीटी के बाद आए? तो बेसिकली सबको पता है कि जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी उसके बाद ही आए थे। इसमें क्या होता, जिसमें जो भी इंपोर्टेंट मेन नेशन थे, रशिया और वो सारे एक साथ आ गए थे। और उसी जो ट्रीटी ऑफ वियना था उसको होस्टेड किसने किया था? नाम याद है? ड्यूक मैटरनिक ने किया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 इज डैश regimes imposed censorship laws to control what was said in newspapers, books, plays and songs and reflected the ideas of liberty and freedom। यानी एक ऐसा सेंसरशिप लॉ है जिसमें सारे काम, न्यूज़पेपर है, बुक्स हैं, प्लेज हैं, सिंगिंग है, सॉन्ग्स है, वो सारे गवर्नमेंट से अप्रूवल होने के बाद ही पब्लिश होंगे। तो कौन सा रूल था? ऑप्शन है हमारे पास ए लिबरल, बी कंजर्वेटिव, सी डेमोक्रेटिक एंड डी सेक्युलर। तो कंजर्वेटिव जो रूल था उसके अंडर में जो मोस्टली किंग थे, जो मोनार्की थी, उसने ये कंजर्वेटिव रूल लगा दिया था, सेंसरशिप लॉ भी जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन्स was under the control of the Dash Empire, which witnessed the most serious source of nationalist tensions in Europe after 1871। 1817 की बात कर रहे हैं, जो मोस्टली जो यूरोप की टेंशंस थी। ऑप्शन है ग्रीक, बी रशियन, सी पर्शियन एंड डी ऑटोमन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑटोमन एम्पायर। कौन सा एम्पायर है? ऑटोमन एम्पायर, जो मोस्टली टेंशन बना हुआ था आफ्टर 1871, उसके बाद। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आर्टिस्ट ऑफ द टाइम द फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सनिफाइड डैश एज फीमेल फिगर। तो सबको पता है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था वो एक फीमेल फिगर को इंट्रोड्यूस किया गया था एज ए फ्रीडम के रिगार्डिंग, है ना। उसको हम कहते क्या थे? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। फ्रेडरिक सोरू की पेंटिंग में सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस हुआ था स्टैचू ऑफ लिबर्टी, है ना। तो डायरेक्ट आंसर आ गया स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अंडरस्टैंड। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नॉन ए, नॉन बी, नॉन सी। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 10 ड्यूरिंग द 19th century dash emerged as the force that brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe। चेंजेस स्टार्ट हुए। तो कौन से रूल के अकॉर्डिंग? ऑप्शन ए नेशनलिज्म, बी सेक्युलरिज्म, सी मोनार्की और डी रिलीजन। तो हमारे एज ए चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, देन इट्स क्लियर आंसर इज ऑप्शन ए नेशनलिज्म। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट 11th द आइडिया ऑफ ला पैट्री। द आइडिया ऑफ ला पैट्री मीन्स, तो इसका क्लियर मीन्स है फादरलैंड। इसके अलावा इसके साथ एक आइडिया और था जो इंट्रोड्यूस किया गया था, ले सितोयेन। क्या था? ले सितोयेन। जो इंग्लिश में है सिटीजन्स, कि हम इस नेशन के क्या हैं? इस नेशन के हम सिटीजन हैं।
तो दो आइडियाज थे, ला पैत्री एंड ले सितोयेन। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर 12, द स्टेट्स जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द। अब जो मोस्टली जो जनरल स्टेट्स था उसका नाम चेंज कर क्या कर दिया गया? ऑप्शन है ए प्रोविंशियल असेंबली, बी स्टेट असेंबली, सी नेशनल असेंबली और डी नन ऑफ द अबव। तो स्टेट जनरल को चेंज करके नेशनल असेंबली उसका रीनेम कर दिया गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबव द सिविल कोड ऑफ 1804। तो देखो हमें पता लगा सिविल कोड कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1804। क्वेश्चन में भी आंसर है, यूजुअली नॉन एज द नेपोलियनिक कोड, इसका सेकंड नेम आर ट्रू। कंडीशंस दे रखी है, कौन सी कंडीशन में ट्रू था? लेट्स सी। फर्स्ट, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। ओके। ऑप्शन बी, स्टेबलाइज इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ऑप्शन सी, रिमूव्ड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, और डी नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली जो नेपोलियन कोड इंट्रोड्यूस किया गया था वो एक तरह से जो यूरोप था उसको एक तरह से अपने जो स्टेबलाइज करने के लिए, खुद को स्टेबलाइज करने के लिए था। तो मोस्टली ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट आंसर। उसमें प्रॉपर्टी के राइट भी था, इक्वलिटी बिफोर लॉ भी थे, और जितने भी बेस्ड ऑन बर्थ राइट्स थे, प्रिविलेजेस, वो सारे एबोलिश कर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, which of the following resulted in hostility toward the French armies in Europe? हॉस्टिलिटी का जो टूवर्ड रिजल्ट रहा, जो हॉस्टिलिटी का रिजल्ट रहा फ्रेंच आर्मीज का इन यूरोप में। ऑप्शन ए, फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज। ऑप्शन बी, सेंसरशिप, एंड सी यूनिफॉर्म लॉज, एंड डी ऑप्शन ए एंड बी। तो देखो जो हॉस्टिलिटी चेंज हुई थी, जो लोगों की अचानक सडनली जो माइंडसेट चेंज हो गया था अगेंस्ट फ्रेंच आर्मीज, तो वो देखो ऑप्शन ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर। जो थर्ड है यूनिफॉर्म लॉ, एक्चुअली वो एक नेपोलियन का इंट्रोड्यूस किया गया सिविल कोड का एक ऑप्शन है, जिसमें एक नए मेजरमेंट लॉज उसने इंट्रोड्यूस किए थे। अंडरस्टैंड? तो ऑप्शन ए एंड बी यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें ए और बी दोनों मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 15, द हैब्सबर्ग एम्पायर कंसिस्टेड ऑफ रीजन्स। ऑप्शन ए, इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेशिया। ऑप्शन बी, एल्पाइन रीजन्स, द टेरोल, द ऑस्ट्रिया एंड द सडरलैंड। और ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ एंड नन ऑफ द अबव। तो अब हम बात करने वाले हैं हैब्सबर्ग एम्पायर की। तो हैब्सबर्ग एम्पायर में डिफरेंट रीजन्स के लोग रहते थे, डिफरेंट स्पीकिंग पीपल्स रहते थे। इट मींस इटालियन स्पीकिंग भी था लोम्बार्डी के अंदर और वेनेशिया में। द एल्पाइन रीजन में कौन कौन से थे? टेरोल था, ऑस्ट्रिया था एंड सडरलैंड। यानी ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। इट मींस सी इज द राइट आंसर। Question number 16. The Galicia, the aristocracy spoke dash language. Aristocracy, it means rich society. Okay. Option A German, B Italian, C French और D Polish. यानी जो गैलिशिया में रिच सोसाइटी थी वो कौन सी लैंग्वेज कम्युनिकेशन में यूज करते थे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, पॉलिश लैंग्वेज। ओके। क्वेश्चन नंबर 17. The first political experiment in liberal democracy took place in. Option A Germany, option B France, C Italy and D Great Britain. किसकी बात कर रहा है? फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट। जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ था वही हम पढ़ रहे हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन वहीं से स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा? फ्रांस। यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 18. Which of the following is true about liberalism? Liberalism, the idea of freedom actually. Understand? Option A, abolition of state imposed restriction.
Option B, freedom of market on the movement of goods and capital. Or option C, A and B both, and D none of the above. अब जैसे कि इसका मीनिंग पता है हमें, लिबरलिज्म स्टैंड फॉर फ्रीडम, लिबर्टी. अब ऑप्शन ए बोल रहे हैं कि एबोलिशन हुआ, स्टैंड इम्पोज रेस्ट्रिक्शन, जितने भी रेस्ट्रिक्शन हटा दिए थे, बिल्कुल करेक्ट. ऑप्शन बी, फ्रीडम ऑफ मार्केट, ओके इट्स करेक्ट. एंड द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, ए और बी बोथ आर करेक्ट. इट मींस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Question number 19. Which of the following is true about LA? अब LA क्या है? सीधी सी बात, in the simple words, LA is the measurement of clothes. Understand? Let's see option. Option A, it was known as the measurement of cloth. Okay, it's correct. We know that. And option B, an LA of textile material in different regions will give different measurement of clothes. Option C, such difference in measurement was viewed as an obstacle to economic exchange. Or D, all of the above. Basically जो LA था, first of the thing we know that it's a measurement type, okay, matrix. And second, textile material था. And third, डिफरेंस था, हर एक रीजन में अलग अलग मेजरमेंट था. ये हमें पता है, जब हमने एलए को पढ़ा था अलग अलग सेंटीमीटर्स में ऐसे इंट्रोड्यूस किया जाता था. तो देन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 20. अ सीक्रेट सोसाइटी नेम्ड यंग इटली वाज स्टेबलाइज्ड इन. ऑप्शन ए, मार्शलिज, बी, बर्न, सी, Zurich, and D, Genoa. The right answer is secret society named Young Italy was stabilized in Marseilles. Option A is the correct answer. 21st. Who among the following hosted the Congress at Vienna in 1815? किसने कांग्रेस ऑफ वियना, इट मीन ट्रीटी ऑफ वियना होस्टेड की थी? उसका नाम तो कभी नहीं बोलने वाले. ड्यूक मैटरनिक वाज दैट पर्सन हु होस्टेड द कांग्रेस एट वियना इन 1815. याद रखना है, कांग्रेस एट वियना कब हुई थी? 1815 में हुई थी. किसके अगेंस्ट? नेपोलियन के अगेंस्ट. नेपोलियन को डिफीट कर दिया था, उसके बाद ही हुई. तो एक तरह से नेपोलियन का डिफीट एंड ट्रीटी ऑफ वियना, वी हैव टू रिमेंबर, हमें याद रहेगा. Next, question number 22. Which of the following is true about the Treaty of Constantinople of 1832? Option A, it recognized Turkey as independent nations. Option B, it recognized Greece as an independent nation. Option C, it recognized Germany as an independent nation. Option D, it recognized France as an independent nations. Non-French, non-Turkey, non-Germany. Option B is the correct answer. It recognized Greece as an independent nations. Question number 23. Identify the French artist who prepared a series of 4 prints visualizing his dream of world from the following. ड्रीम ऑफ वर्ल्ड कहो या फिर फेडरिक का यूटोपियन विजन कहो, बोथ आर सेम. ऑप्शन ए, कीटागावा यूटानमा, ऑप्शन ए, कीटागावा यूटामारो. ऑप्शन बी, रिचर्ड एम होई. सी, वोल्टेयर. और डी, फेडरिक सोरियो. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. वी ऑल नो दैट, क्योंकि फेडरिक सोरियो का जो नाम स्प्रेड हुआ है स्टार्टिंग के चैप्टर में, वो बहुत वाइडली हुआ है. Question number 24. Which of the following revolutions is called the first expression of nationalism? जो नेशनलिज्म का जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था वो हमने देखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से स्टार्ट हो गया था. इट मीन्स अगर प्लेस का नाम पूछे तो फ्रांस एंड एक्सप्रेशन पूछे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. अंडरस्टैंड? लेट्स सी नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 25. Which among the following was the main reason for the weavers to revolt against
कॉन्ट्रैक्टर्स इन सिलेसिया इन 1845। मोस्टली क्या रीजन रहा कि लोगों को कॉन्ट्रैक्टर से अगेंस्ट रिवोल्ट करना पड़ा? लेट्स सी ऑप्शन। ऑप्शन ए, कॉन्ट्रैक्टर्स रिड्यूस्ड देयर पेमेंट ड्रास्टिकली। ऑप्शन बी, दे स्टॉप्ड द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स टू देम। ऑप्शन सी, दे रिफ्यूज्ड टू प्लेस ऑर्डर और फिनिश टेक्सटाइल्स। ऑप्शन डी, कंडीशन ऑफ वीवर्स वाज वेरी पिटिएबल। तो लेट्स स्टडी। देखो सबसे पहले क्या बोला है, ऑप्शन ए, कॉन्ट्रैक्टर्स रिड्यूस देयर पेमेंट्स, ये इट्स एंड ट्रू। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनने जितने भी वर्कर काम कर रहे थे उनका पेमेंट्स रिड्यूस कर दिया था, और ऑप्शन ए इज द करेक्ट। बात करते हैं नेक्स्ट की, दे स्टॉप द सप्लाई। नो, उन्होंने सप्लाई बंद नहीं की थी, इवन दे सप्लाई मोर, उन्होंने सप्लाई बढ़ा दी, बट जो पेमेंट था उसको इंक्रीज करने के बजाय डिक्रीज कर दिया। दे रिफ्यूज, और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने पेमेंट या फिर किसी टेक्सटाइल के लिए रिफ्यूज किया, नो पिटिएबल, ऐसा कुछ नहीं था। द मेन रीजन वाज कॉन्ट्रैक्टर्स रिड्यूस देयर पेमेंट्स ड्रास्टिकली। मेन रीजन ये था क्योंकि उस वक्त जो जॉब सीकर थे वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए थे, बट जो जॉब थी वो बहुत लो थी। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट कंजर्वेटिव regimes were set up in 1815 in Europe? Choose the appropriate answer from the following. क्या पूछा है? What conservative regimes were set up in 1815? Option A, autocratic. Option B, democratic. Option C, aristocratic. And option D, dictatorial. D, C and not B. The A is the right answer, क्योंकि जो कंजर्वेटिव था वो लोगों को एक तरह से बाउंडेड करने के लिए था। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर 27, which one of the following is the most popular form of government in the contemporary world? कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, सिर्फ फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, यूरोप का जो नेशनलिज्म है, इस पूरे के अंदर जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड चल रहा था उस वक्त की जो कंडीशन चल रही थी उसके अंदर मोस्ट पॉपुलर कौन सी गवर्नमेंट के लिए एक तरह से फोर्स कर रहे थे चारों तरफ? ऑप्शन इज ए, डिक्टेटरशिप, बी, मोनार्की, सी, मिलिट्री रूल और डी, डेमोक्रेसी। देखो ऑप्शन ए का नहीं होगा, बी नहीं होगा एंड सी नहीं होगा। डेमोक्रेसी के लिए सब कुछ चल रहा था, जनता के लिए शासन। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर 28, which series of paintings were drawn by फ्रेडरिक सोरियो? फ्रेडरिक सोरियो ने कौन सी करी थी, कौन सी सीरीज पेंट करी थी, जो मोस्ट पॉपुलर थी? तो उसने 4 सीरीज की पेंटिंग बनाई थी, एंड 4th सीरीज वाज वी आर स्टडीड। ओके, देन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अंडरस्टैंड? नेपोलियन इन्वेड्स इटली इन, सबको पता है, नेपोलियन इन्वेड्स इटली। ऑप्शन ए 1821, बी 1790s, सी 1905 और डी 1797। देन नेपोलियन इन्वेड्स इटली इन 1790s। कब करी थी? 1790s में ही उसने जो इटली है वो पूरी इन्वेड कर ली थी। नेक्स्ट, हु वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली? यूनाइटेड इटली का जो किंग बना था वो कौन बना था? ऑप्शन ए, विक्टर इमैनुअल, बी, लुइस फिलिप, सी, मैजिनी एंड डी, कावूर। कावूर था एज अ बैक स्टेज आर्टिस्ट, क्योंकि जो इसका खौफ था, डर था लोगों में वो बहुत ज्यादा था, बट ये कभी लोगों के सामने नहीं आया। सेकंड, मैजिनी ये रिवोल्यूशनर था, तो इससे कोई इसका लेना देना नहीं। लुइस फिलिप ये इटली का नहीं था। देन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विक्टर इमैनुअल सेकंड was proclaimed king of United Italy. That's it for today. Okay, so वीडियो में 30 क्वेश्चंस देखे जो इंपॉर्टेंट है एज ए एग्जाम, एज ए ओलंपियाड। So thank you so much for watching. We'll see in next video. Stay tuned.